वेलकम टू ज्ञान ज्योति एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने एंडेमिक स्पीसीज़ के बारे में बात की। आज हम दूसरा डिफिनीशन पढ़ेंगे जिसका नाम है कीस्टोन स्पीसीज़। आप सभी देख पा रहे हैं कि कीस्टोन स्पीसीज़ में टर्म की आया है। क्या टर्म आया है? की आया है। इसका मतलब ये स्पीसीज़ जहाँ कहीं भी होती है वहाँ पर अपना की रोल प्ले करती है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये स्पीसीज जहाँ कहीं भी होगी अपना मेन रोल प्ले करती है, मतलब कि की रोल प्ले करती है। अब हम कहेंगे कि कीस्टोन स्पीसीज का नंबर भी कम होगा। ठीक है, कीस्टोन स्पीसीज का नंबर भी कम होता है। प्रीवियस क्लास में हमने कहा था कि एंडेमिक स्पीसीज का नंबर कम होता है उन स्पीसीज के कंपैरिजन में जिनका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि कीस्टोन का नंबर भी कम है। कहाँ? अपने इकोसिस्टम में। मतलब अब हम इकोसिस्टम वाइज बात कर रहे हैं तो कीस्टोन स्पीसीज का नंबर कम हो रहा है। कहाँ कम हो रहा है बच्चों? अपने इकोसिस्टम में। तो अब हम इकोसिस्टम वाइज बात कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम वाइज बोला जा रहा है कि कीस्टोन स्पीसीज का नंबर कम है अपने इकोसिस्टम में। और जब नंबर कम होगा तो बायोमास भी कम होगा। क्या? जब कीस्टोन स्पीसीज का नंबर कम होगा तो बायोमास भी कम होगा। ठीक है, तो अब तक इकोलॉजी में हमने, आप प्रीवियस क्लास को देखिए तो अभी तक हमने इकोलॉजी में अभी तक बायोमास टर्म पहली बार यहाँ यूज़ किया है। तो बायोमास वैसे तो सिंपल बात है, लिविंग का मास। ठीक है, बायोमास क्या है? लिविंग का मास कहा जाएगा या लिविंग का वजन, वेट ऑफ लिविंग। यही क्या होता है? बायोमास होता है। और सॉरी, और इस वजन को आप दो तरीके से ले सकते हो। पहला क्या है? फ्रेश वेट, दूसरा ड्राई वेट। एक तो इसे हम फ्रेश वेट के फॉर्म में ले सकते हैं और एक इसे हम ड्राई वेट के फॉर्म में ले सकते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म जैसा है अगर उसी हालत में उसको वजन किया जाए तो वो उसका क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रेश वेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उसकी बॉडी से वाटर कंटेंट को हटाकर फिर उसका वजन किया जाए तो वो उसका ड्राई वेट कहेंगे। क्या मतलब? फ्रेश वेट माइनस वाटर क्या हो जाएगा? ड्राई वेट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पुकारेंगे? ड्राई वेट। जैसा अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसा मैं आपको दिख रहा हूं, जैसा मैं हूं वैसे ही आप मुझे वजन कर दीजिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा बताइए? तो ये मेरा फ्रेश वेट आ जाएगा। ठीक, अगर आप मुझे सुखा कर तौल रहे हैं तो वो मेरा क्या हो जाएगा? ड्राई वेट होगा। लेकिन तुरंत आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया कि अगर हम किसी को सुखा दें तो वो मर जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है, किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि अगर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग अपने आप को एक पर्टिकुलर, मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे सुखा दिया जाएगा तो आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना कि अगर मुझे सुखा दिया जाए तो मैं मर जाऊंगा। यहाँ इसी बात को समझने के लिए हम कहें कि अगर हम ऐसे इकोसिस्टम वाइज ऑर्गेनिज्म को सुखा रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म को तो बड़ा नुकसान हो जाएगा कि नहीं? अगर इकोसिस्टम में ऐसे ऑर्गेनिज्म को सुखाया जा रहा हो तो इकोसिस्टम वाइज जो ऑर्गेनिज्म है वो डेथ कर जाएंगे, वहाँ इको ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम इकोसिस्टम को बहुत बड़ा डैमेज कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ड्राई वेट लेने का भी एक तरीका होता है और इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है बच्चों? बॉम कैलोरी मीटर। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, क्या नाम है उसका? बॉम कैलोरी मीटर। ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि चलिए अभी आगे समझ जाएंगे। आप सुनते रहिए लेक्चर को, यहाँ सिर्फ आपको सुनना है, कहानी चल रही है, कहानी को ध्यान से सुनिए, समझते रहिए, समझ जाएंगे। तो यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट हम लोग ने लिया, क्या? बम कैलोरी मीटर। केमिस्ट्री में ये नाम आप सुनते हैं कि बम कैलोरी मीटर। और
आज मैं यहाँ आपको एक आइडिया दूंगा कि ड्राई वेट किस तरह से लिया जाता है। ये आइडिया इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए कि जब भी ऑर्गेनिज्म की ड्राई वेट लेते हैं तो ऑर्गेनिज्म मरता नहीं है। मान लीजिए आज हमारे पास में एक लॉयन है। क्या है? एक लॉयन है। बस एक मिनट, ये ठीक, चलिए। तो मान लीजिए आज हमारे पास एक लॉयन है, हमने उसे वजन किया, ठीक है। लॉयन हमारे पास, हमने उसका वजन किया तो पता लगा कि लॉयन 200 किलोग्राम का है, 200 केजी का है। कितने केजी का है? 200। ये 200 केजी उसका फ्रेश वेट है। अब हमने इसकी बॉडी से छोटा सा टिश्यू अलग कर लिया। बात ध्यान से, एकदम मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, उसको सुनिए, एकदम कहानी की तरह सुनते रहिए, आप समझ में एक एक पॉइंट आ जाएगा आपको। हमको पूरे लॉयन को नहीं लेना है। अब हमने क्या किया कि लॉयन की बॉडी से एक छोटा सा टिश्यू अलग कर लिया और अलग से वजन किया, तो वो टिश्यू का वजन यहाँ पर मान लीजिए 100 ग्राम है। ये लॉयन है, ठीक। तो लॉयन का वेट कितना था? 200 केजी। अब लॉयन से हम क्या ले लिए यहाँ? टिश्यू। और उस टिश्यू का वेट हम लोग किए तो उस टिश्यू का वेट कितना था? 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम है। अब इस वाले टिश्यू को आप बम कैलोरीमीटर में रखें और बम कैलोरीमीटर का काम है कि ये टिश्यू से वाटर कंटेंट को अलग कर देगा, ठीक है। तो यहाँ ये वाटर कंटेंट अलग हो गया। यहाँ एक बात जरूर आप सुन लेंगे कि बम कैलोरीमीटर सुखाता है, जलाता नहीं है, ठीक है। यहाँ आप एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि बम कैलोरीमीटर क्या है? ये सुखाता है, जलाता नहीं है। यहाँ से वाटर को अलग करना है, जलाना नहीं है। क्योंकि अगर हम बर्न कर देंगे तो सारा कार्बन उड़ जाएगा। हमें सिर्फ वाटर कंटेंट को अलग करना है। और वाटर कंटेंट अलग होने के बाद पता लगा कि ये यहाँ 10 ग्राम बचा, ठीक है। तो 100 ग्राम टिश्यू और यहाँ से बम कैलोरीमीटर के द्वारा वाटर कंटेंट को अलग जब हम लोग किए तो हमारे पास कितना बचा? 10 ग्राम बचा, ठीक है। कितना बचा? 10 ग्राम। तो 100 में से 10 ग्राम बचा, 100 में से 10 ग्राम बचा। आप सब बच्चे समझ पा रहे हैं कि 10% बचा। अरे सिंपल कह दीजिए कि जो लॉयन 200 केजी का था, फिर से देखिए, अब एक हम अनुमान तो लगा लिए ना कि 100 ग्राम टिश्यू के लिए टिश्यू को बम कैलोरीमीटर में रखे तो वहाँ से वाटर रिलीज हो गया, वाटर कंटेंट को सुखा दिया गया। अब 100 ग्राम का 10% मतलब 10 ग्राम मिला। तो सिंपल कह दीजिए कि जो लॉयन 200 केजी का है, 200 किलोग्राम का, अभी भी देखा था, उसका 10% कितना होगा बच्चों? उसका 10%, देखिए ये एरो गलत है, ये यहाँ से होगा। उसका 10% कितना होगा? 20 किलोग्राम यहाँ पर आ रहा है। मतलब 200 किलोग्राम का लॉयन सूख कर 20 किलोग्राम का आ रहा है। और ये 20 किलोग्राम ड्राई वेट एप्रॉक्स है, ठीक है। ये जो 20 किलोग्राम ड्राई वेट आ रहा है, ये लॉयन का ड्राई वेट जो है ये एप्रॉक्स है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये हम एक आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने ड्राई वेट 20 केजी देखा। क्या देखा? 20 केजी ड्राई वेट देखा। ड्राई वेट और फ्रेश वेट देखने के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि ड्राई वेट और फ्रेश वेट में कौन सा अच्छा है, तो आपका सीधा आंसर होगा ड्राई वेट, ठीक। क्यों होता है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ड्राई वेट में और फ्रेश वेट में कौन अच्छा होता है, तो आपका सीधा आंसर क्या होगा बच्चों? ड्राई वेट। क्योंकि फ्रेश वेट तो वेरिएबल है। अभी अभी आपने मेरा वजन किया था तो पता लगा कि यहाँ पर वो 72 केजी है। उसके तुरंत बाद मैंने 2 ग्लास पानी पी लिया, वजन बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एक प्लांट को देखेंगे, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, तीनों टाइम उसका वजन अलग अलग होगा। आप सोच पा रहे होंगे, सोचिए उसको कि तीनों टाइम क्या उसका वजन सेम होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसका वेट
जो वेट है तीनों टाइम अलग अलग होगा, क्योंकि मॉर्निंग में ट्रांसपिरेशन कम होता है और आफ्टरनून में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, इवनिंग में ट्रांसपिरेशन फिर से कम होता है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो तीनों टाइम उसका वजन बदल रहा है, और जो वेरिएबल है उसको हम उतना अच्छा नहीं मानते। तो फ्रेश वेट क्या है, ये वेरिएबल होता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि फ्रेश वेट वेरिएबल होता है, तो इसलिए हम इसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि जो वेरिएबल होता है उसको हम उतना अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप समझ गए। तो अब बात आती है कि हम अच्छा किसको मानते हैं। तो जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है और जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है यहाँ पर वो ड्राई वेट है। अगर ऐसा है तो आज हमें यहाँ पर कहना पड़ेगा कि ड्राई वेट यहाँ मोर एक्यूरेट है। क्या है, मोर एक्यूरेट है। तो सबसे अच्छा कौन होगा, ड्राई वेट होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि फ्रेश वेट वेरिएबल है इसलिए अच्छा नहीं है, ड्राई वेट कांस्टेंट है, मोर एक्यूरेट है इसलिए अच्छा है। आओ इसी बात को हम आज एक इकोसिस्टम में चल के समझते हैं। ठीक है, तो ये ले लिए हम एक इकोसिस्टम। ठीक, अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे। ठीक, तो आज हम इसको एक इकोसिस्टम में ही चल के समझते हैं कि बायोमास किस तरह से लिया जा रहा है। मान लीजिए एक बड़ा ग्रास लैंड है, ये एक बड़ा ग्रास लैंड है। ठीक है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन जो बना है ये एक बड़ा ग्रास लैंड है। यहाँ इकोसिस्टम, यहाँ इस ग्रास लैंड में हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ 200 डियर हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ 200 डियर हैं, और इस ग्रासलैंड पर यहाँ 50 वुल्फ हैं और 1 लॉयन है। तो कितने डियर हैं, 200 डियर हैं, 50 वुल्फ हैं और 1 लॉयन है। और अब हम इसका बायोमास यहाँ कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जब हम इकोसिस्टम में कोई स्टडी करते हैं, चाहे वो बायोमास या एनर्जी फ्लो या फिर प्रोडक्टिविटी या डिकम्पोजिशन, कुछ भी स्टडी जब हम इकोसिस्टम में करते हैं तो यहाँ पर पहली इसेंशियल कंडीशन ध्यान रखना है कि हम इकोसिस्टम में जहाँ स्टडी कर रहे हैं, इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर एरिया मतलब एक यूनिट एरिया और एक यूनिट टाइम में स्टडी करेंगे। हमारी स्टडी यूनिट एरिया और यूनिट टाइम में होगी, चाहे बायोमास, चाहे प्रोडक्टिविटी, चाहे डिकम्पोजिशन या एनर्जी फ्लो, व्हाट एवर। ठीक है, व्हाट एवर हम जो भी स्टडी करते हैं उसके लिए यूनिट एरिया और यूनिट टाइम होना चाहिए। अब मान लीजिए हमने 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया लिया। कितना, ये देखिए 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया लिया। ठीक है, अब हमारी स्टडी कितने एरिया में होगी, मतलब हमारी स्टडी अब यूनिट एरिया यूनिट टाइम मतलब कितना एरिया है। तो 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया लिए हैं हम लोग, और 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में हम आज इनको स्टडी कर रहे हैं। अब आपसे कोई पूछे कि डियर वुल्फ लॉयन में से बायोमास किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ याद रखिए वैसे साइज के बेसिस पे तो एक डियर, एक वुल्फ और एक लॉयन में से लॉयन सबसे ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा बायोमास हो रहा है। लेकिन आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हमारी स्टडी इंडिविजुअल पर नहीं, हमारी स्टडी इंडिविजुअल पर नहीं एरिया पर हो रही है। कहाँ, एरिया पे हो रही है। हम एक एरिया लेके बात कर रहे हैं और एरिया में जितने भी एनिमल्स मतलब डियर, वुल्फ, लॉयन आएंगे उनकी बात करेंगे, ना ही कि पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को लेके हम बात करेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमारी स्टडी किस पे हो रही है, एरिया के बेसिस पे हो रही है। और अगर एरिया पर स्टडी है तो आपको 200 डियर के कंपेरिजन में 50 वुल्फ और 50 वुल्फ के कंपेरिजन में एक लॉयन को देखना पड़ेगा। ठीक है, बात आप समझ पा रहे होंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो 200 में
200 के कंपैरिजन में 50 कम है, ठीक है, 200 के कंपैरिजन में 50 कम है, और 50 के कंपैरिजन में एक लॉइन कम है। इसका मतलब बायोमास का सीक्वेंस बनाओ तो जब हम बायोमास का सीक्वेंस बनाएंगे तो डियर का बायोमास यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, वुल्फ के कंपैरिजन में, और लॉयन का सबसे कम होगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इस बात को आप समझिए कि यहाँ हम लोग एक इंडिविजुअल की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम एक यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ बायोमास किसका होगा, डियर का होगा, उसके बाद वुल्फ का होगा, और सबसे कम लॉयन का होगा। यहाँ मैंने आपको ये बात इसलिए समझा दी कि ताकि कोई भी बच्चा जब भी बायोमास की बात करे तो केवल इंडिविजुअल को देख के ना करे, क्योंकि इंडिविजुअल के बेसिस पर होने वाली कोई भी स्टडी एप्रोप्रिएट नहीं होती है। यहाँ हमारी स्टडी एरिया पर हो रही है, क्योंकि टर्म बायोमास यहाँ पर आई थी तो इससे रिलेटेड सारी बातें यहाँ पर मैंने आपको समझा दी, ताकि आगे चलकर जब हम आगे बायोमास की बात करें हैं तो आपको आसानी रहे कि बायोमास एक्चुअली होता क्या है। और अब वापस उसी बात पर हम आएंगे कि स्टोन स्पीसीज पर, ठीक है। कहाँ आ रहे हैं हम लोग वापस, कि स्टोन स्पीसीज, ठीक। तो यहाँ देखिए की स्टोन, आप देख पा रहे हो कि स्टोन स्पीसीज का इस स्पीसीज का नंबर कम है और बायोमास भी कम है, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इनका इन्फ्लुएंस क्या है, ज़्यादा है। इन्फ्लुएंस कैसे ज़्यादा है, क्योंकि ये स्पीसीज अपने इकोसिस्टम में मेंटेन करके रखती है। क्या, क्योंकि ये स्पीसीज अपने इकोसिस्टम में मेंटेन करके रखती है क्या, स्ट्रक्चर को। ये स्पीसीज अपने इकोसिस्टम में मेंटेन करके रखती है क्या, बैलेंस को। तो आप देख पा रहे होंगे इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, क्योंकि ये स्पीसीज अपने इकोसिस्टम में मेंटेन करके रख रही है स्ट्रक्चर और बैलेंस को। यहाँ आप दोनों देख पा रहे होंगे, स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखती है, बैलेंस मेंटेन करके रखती है। कैसे समझेंगे अभी डिटेल से, लेकिन हम लोग इसको अभी डिटेल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि स्ट्रक्चर कहते किसको है, बैलेंस कहते किसको है, ठीक। तो स्ट्रक्चर इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर मतलब देखिए, स्ट्रक्चर जो है इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर उसके कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक। ध्यान सुनिए, स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर उसके कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट क्या है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक होते हैं। बायोटिक और एबायोटिक होते हैं। कंपोनेंट क्या है, बायोटिक और एबायोटिक। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बात ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ ना आएगा फिर से बताइएगा, मैं फिर से एक लेक्चर और स्टार्ट करके और अच्छे से अपलोड कर दूंगा। तो कंपोनेंट क्या है, बायोटिक और एबायोटिक होते हैं। बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट मतलब कि ये स्पीसीज अपने इकोसिस्टम की दूसरी स्पीसीज को बचा के रखती हैं। जब दूसरी स्पीसीज बची हुई रहती है तो बायोटिक कंपोनेंट बचा रहता है, और कंपोनेंट अगर बचा रहेगा तो वो एबायोटिक के साथ मिलकर, बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक के साथ मिलकर इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन अगर बायोटिक कंपोनेंट ही डैमेज हो जाए, अगर आप सोचिए कि अगर बायोटिक कंपोनेंट ही डैमेज हो जाएंगे तो इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर डैमेज हो रही है। इसलिए स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है कौन, इन्फ्लुएंस इंक्रीज करके इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। यहाँ जब स्ट्रक्चर मतलब कि बायोटिक कंपोनेंट बन रहे हैं तो उस केस में ये बायोटिक कंपोनेंट के बीच में होने वाले फंक्शन को अच्छे से कैरी करती हैं, और जब बायोटिक कंपोनेंट के बीच में होने वाले फंक्शन अच्छे से चलते हैं तो बैलेंस भी मेंटेन होता है। सीधी बात है, ऐसे स्पीसीज जो अपने इकोसिस्टम में नंबर कम है, बायोमास कम है,
लेकिन इन्फ्लुएंस ज़्यादा रखती हैं क्योंकि वो अपने इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर मेंटेन करती हैं, बैलेंस मेंटेन करती हैं, ये बैलेंस मेंटेन करती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपने इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर मेंटेन करती हैं और बैलेंस मेंटेन करती हैं। फिर से समझिए, ऐसी स्पीसीज जो अपने इकोसिस्टम का में नंबर कम है और मतलब कोई स्पीसीज है जो अपने इकोसिस्टम में जिनका नंबर कम है, बायोमास कम है, लेकिन इन्फ्लुएंस ज़्यादा रखती हैं क्योंकि वो अपने इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर मेंटेन करती हैं, बैलेंस मेंटेन करती हैं। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। इसके लिए एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेंगे और ये एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। फिर से नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ एक एक बातों को फिर से समझेंगे जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार फास्ट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। कीस्टोन स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जो अपने इकोसिस्टम में जिनका नंबर कम होता है, बायोमास कम होता है, लेकिन इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। इन्फ्लुएंस मेंटेन कैसे? स्ट्रक्चर और बैलेंस कारण। अब यहाँ आता है बायोमास टर्म है। बायोमास मतलब वेट ऑफ लिविंग। जैसे कि पर्टिकुलर मैंने अपना एग्जांपल लेके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेके बात किया, वेट ऑफ लिविंग। तो वेट ऑफ लिविंग टू फ्रेश वेट, ड्राई वेट। अगर मैं जैसा हूँ वैसे ही वेट कर दिया जाए तो वो मेरा क्या हो जाएगा? फ्रेश वेट हो जाएगा। और मुझे सुखा के किया जाए तो वो मेरा ड्राई वेट हो जाएगा। हमें ये वाटर कंटेंट को फ्रेश वाटर से फ्रेश वेट से कैसे रिमूव कर किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है? बम कैलोरीमीटर के द्वारा। ठीक है, जैसा कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया भी कि लॉयन 200 kg का है। अब वहाँ से उसके एक टिश्यू को लिया गया, वो टिश्यू 100 ग्राम का है, वहाँ से बम कैलोरीमीटर के द्वारा वाटर कंटेंट को बाहर निकाला गया। तो अब वो कितना बचा? वाटर विदाउट वाटर कंटेंट कितना वेट है उसका? 10 ग्राम। तो 100 ग्राम का 10 ग्राम कितना हो गया? 10%। तो वैसे ही 200 kg का 10 ग्राम कितना हो जाता है? 20 kg। तो ये हो गया बम कैलोरीमीटर और एक एग्जांपल यहाँ मैंने आपको लेके बताया। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। और थैंक यू।